हाँ जी, नमस्कार। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कहाँ तक पढ़ा था? निगम पढ़ लिया कंप्लीट। उसके बाद मोटिवेशन पढ़ा था। मोटिवेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? एक नया टॉपिक। नया टॉपिक कौन सा टॉपिक है? व्यक्तिगत भिन्नताएं बताई थी मैंने सिलेबस में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। उसमें मैंने 3 टॉपिक बताए थे। पहला व्यक्तित्व, दूसरा बुद्धि, तीसरा समायोजन। पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और एडजस्टमेंट। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसे। व्यक्तित्व इंग्लिश में पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, इसकी उत्पत्ति है जो पर्सनैलिटी शब्द की, लैटिन भाषा का एक शब्द है परसोना, बोले तो मुखौटा। इस जो शब्द की उत्पत्ति है पर्सनैलिटी की, किससे हुई है पता चल गया? परसोना शब्द से हुई है। ये परसोना शब्द है, ये किसका है? लैटिन भाषा का। इसका हिंदी अर्थ क्या है? मुखौटा। ठीक है, उसके बाद हाँ वही मुखौटा होली पे लगाते हैं जो, को परसोना बोलते हैं लैटिन भाषा में। ठीक है, उसके बाद इसकी परिभाषाएं। इसकी परिभाषाएं बहुत सारी हैं व्यक्तित्व की, सभी मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दी हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन अलग अलग दिए हैं। जो महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं, हमने केवल 3 परिभाषाएं ली हैं। परिभाषाओं के टोटल रीट में जो 30 में से जो प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न अधिकतम आते हैं। उनमें भी 1-2 प्रश्न अधिगम वगैरह से आ जाता है, 1-2 डेवलपमेंट वगैरह से आ जाता है। तो यहाँ से आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। पहले मैं साफ साफ बता दूं, इससे 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। 2 व्यक्तित्व से आ जाएं, 2 बुद्धि से आ जाएं, ऐसे करके 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, तो 1 एडजस्टमेंट से आ जाएगा। लेकिन जो व्यक्तित्व है इसी से 3 आने की संभावना है अब की बार। 2 तो मिनिमम, 3 मैक्सिमम। ठीक है, वो कहाँ से आएंगे? पहले तो ये सुन लो, एक प्रश्न आएगा कैटल की 16 पीएफ प्रणाली से। जी हाँ, मुझे पता है। हाँ मुझे पता है, मैं वहां जाऊंगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उनको बता के आऊंगा ये क्वेश्चन आप डालो, ज्यादा बच्चों को भला हो थोड़ा, है ना। इस बात की टेंशन मतलब, मैं बता रहा हूं आने की संभावना है तो संभावना है। ठीक है, उसके बाद इस परिभाषाएं हैं जो ये 3, ये परिभाषाएं पढ़ेंगे। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, इसके बारे में जो बताया है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम अप्रोचेज। अप्रोचेज बोले तो उपागम। उपागम शब्द सुना है ना? अप्रोच को आप जानते हो लेकिन उपागम को नहीं जानते ना। अप्रोच ही उपागम है। ठीक है, इस 3 प्रकार के उपागम बताए गए हैं व्यक्तित्व के। व्यक्तित्व के जो प्रकार होते हैं वो टाइप्स के आधार पे होते हैं। एक तो पहला वाला टाइप्स, दूसरा टेस्ट, तीसरा मिक्स्ड। टाइप और टेस्ट का मिक्स। ठीक है, कैसे कैसे होते हैं अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद इसको मापने की पद्धतियां हैं। मापने की विधियां तो कई हैं, लेकिन जो अप्रोच होती है मापन की, वो इसमें 2 बताई गई हैं। आत्म प्रतिवेदन और प्रक्षेपी उपागम, सेल्फ रिपोर्ट अप्रोच, और दूसरी है प्रोजेक्टिव अप्रोच। ठीक है, ये हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद 2, 4, 5 जो विधियां हैं इंपोर्टेंट व्यक्तित्व मापन की, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ व्यक्तित्व को खत्म करेंगे। स्टार्ट किया और खत्म किया। ठीक है, आलपोर्ट साहब क्या बोल रहे हैं? व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। ये बोल रहे हैं जो व्यक्तित्व है वो क्या है? मनोदैहिक, साइको फिजिकल।
साइको फिजिकल, मन और देह, दो शब्द आ रहे हैं ना इसमें। मन मीन्स साइको, देह मीन्स शारीरिक, बिल्कुल। मनोदेह के गुणों का गत्यात्मक संगठन, डायनामिक, डायनामिक सुना है ना आपने, गत्यात्मक का डायनामिक है ना, डायनामिक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कौन सा? जो वातावरण के साथ एडजस्टमेंट होता है ना, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद वुडवर्थ साहब क्या बताते हैं? व्यक्तित्व वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल है। कोई भी आदमी का व्यक्तित्व कैसा है या वो आदमी क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है? वंशक्रम और उसके वातावरण की अंतःक्रिया पर। अंतःक्रिया का मतलब ही गुणा का निशान होता है इसमें जो लगता है, ठीक है। जैसे जैसे डेवलपमेंट किसका परिणाम है? वंशक्रम गुणा वातावरण का, वैसे ही व्यक्तित्व भी इसी का परिणाम है। समझ में आए? सीधा सीधा आएगा। व्यक्तित्व क्या है? वंशक्रम गुणा वातावरण, वंशक्रम प्लस वातावरण, वंशक्रम माइनस वातावरण, या इनमें से कोई नहीं? वंशक्रम गुणा वातावरण, बहुत बढ़िया। उसके बाद कैटल साहब क्या बता रहे हैं? व्यक्तित्व से व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा। जो व्यक्तित्व है इसका पता चल जाए हमें इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, तो इससे हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कौन सी परिस्थिति में ये कैसा व्यवहार करेगा। जैसे जैसे हमें किसी का पता चल जाए व्यक्तित्व गुस्सैल है, तो कोई भी विकट परिस्थिति ऐसी आए जहां उसको गुस्सा करना पड़ सकता है, तो हमें उसका पता चल जाएगा ना, वो कोई भी तोड़ फोड़ मचा सकता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। क्या बताया है कैटल साहब ने? याद रहेगा, भविष्यवाणी की जा सकती है व्यक्तित्व के आधार पे। उसके बाद अप्रोचेज हैं। पहली है टाइप्स अप्रोचेज, प्रकार उपागम। इसमें बताया गया है व्यक्तित्व कौन कौन से प्रकार के होते हैं। व्यक्तित्व कौन कौन से प्रकार के होते हैं। उसके बाद दूसरा है शील गुण उपागम। शील गुणों के आधार पे, शील गुण क्या होते जानते हैं? नहीं जानते? महात्मा गांधी का शील गुण क्या था? अहिंसा, बिल्कुल सही। तो वो क्या है? शील गुण। दयालुता, अनुशासन, खान पान, रहन सहन, ये सभी क्या है? शील गुण। तो इसमें जो बंटवारा होगा व्यक्तित्व का, विभाजन करेंगे, वो किसके आधार पर करेंगे? शील गुणों के आधार पे, ठीक है साहब। उसके बाद मिश्रित उपागम। मिश्रित उपागम में क्या होगा? शील गुणों को भी लेंगे और प्रकार को, टाइप को भी लेंगे। टाइप में शारीरिक बिल्कुल आता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। शरीर कौन से प्रकार का है वो भी इसी में आएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी जो मापन है, इसकी जो उपागम है मापन के, वो कौन कौन से हैं? आत्म प्रतिवेदन, सेल्फ रिपोर्ट, खुद से रिपोर्ट, ठीक है। दूसरा है प्रक्षेपी, प्रोजेक्टिव अप्रोच। किसी और वस्तु पे प्रक्षेपण कर दिया उसने, उस स्वयं की जो व्यक्तित्व है उसका प्रक्षेपण किसी और चीज पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ विधियां हैं, उनको पढ़ेंगे। आगे समझ में? चलो, सबसे पहले प्रारूप उपागम, टाइप्स अप्रोचेज। इससे पहले ये अपने जो वेद वगैरह है ना, वेदों में भी था इसके बारे में। सांख्य दर्शन था एक। हमारे यहाँ जो फिलॉसफी है, भारतीय जो फिलॉसफी है, उसमें एक दर्शन है सांख्य दर्शन। उसमें इसका दिया गया था सत, रज और तम। शील गुण कितने प्रकार के बताए गए थे उसमें? हाँ, शील गुण नहीं, प्रकार बताए गए थे कि कितने प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। सत, रज और तम। तामसिक, और मैं बता रहा था ना, रजोगुण वाला, तामसिक वाला, हाँ वही, ठीक है। उसके बाद चरक संहिता नाम सुना है आपने? चरक ने जो लिखी थी चरक संहिता।
चरक संहिता में वात पित्त और कफ, मैंने बताया था ना, वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ 3 नाड़ी तंत्र के आधार पे होता है जो, ठीक है, ये वो हो गई। उसके बाद मनोविज्ञान में इसका जो सर्वप्रथम किया था हिप्पोक्रेटस ने किया था, मनोविज्ञान में जो मानते हैं, ठीक है, वो है हिप्पोक्रेटस का 400 बीसी। बीसी का मतलब समझते हो आप, 400 ईसा पूर्व, ठीक है। इन्होंने व्यक्तित्व को 4 प्रकार का बताया, एक था काला पित्त, एक था पीला पित्त, एक था रक्त, एक था कफ। ये कैसे कैसे? वात पित्त और कफ वाला जो था ना चरक संहिता में, उसी से लिया हुआ मान सकते हैं आप इसे। पित्त को इन्होंने 2 प्रकार का बताया, काला पित्त और पीला पित्त। काला पित्त कैसा हो गया? उदासीन और निराशावादी, बिल्कुल। काला पित्त है जो कैसा है? उदासीन व्यक्तित्व और निराशावादी, जो बहुत ज्यादा उदास रहता है, वो निराश रहता है, वो कौन से वाले में आएगा? काला पित्त में। और पीला पित्त क्रोधी, कैसा? क्रोधी। और कफ वाला कौन सा हो गया? निष्क्रिय। रक्त वाला आशावादी। निराशावादी लिख लो इसको, है ना, निराशावादी और पीला पित्त। पीला पित्त क्या है? अभी बोला था ना मैंने, अरे ध्यान से पढ़ा करो या थोड़ा ध्यान दो, है ना। आप उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो। नहीं नहीं, क्लास के टाइम क्लास में ध्यान, ठीक है। हाँ, पीला पित्त हो गया क्रोधी स्वभाव वाला, क्रोधी, ठीक है। उसके बाद रक्त हो गया आशावादी। अभी बताऊंगा ये कैसे कैसे हुआ, है ना, आशावादी। कफ हो गया निष्क्रिय। अब ये कैसे कैसे हुआ? जिनमें पीले पित्त की प्रधानता होती है वो कैसे होते हैं? निराशावादी, सॉरी क्रोधी। जिनमें काले पित्त की प्रधानता होती है वो कैसे होते हैं? निराशावादी। उसके बाद जिनमें रक्त की मात्रा ज्यादा होती है, रक्त की प्रधानता होती है, चेहरे में तेज होता है, वो कैसे होते हैं? आशावादी, ठीक है। उसके बाद जिनमें कफ की प्रधानता होती है, ये उम्र के साथ साथ थोड़ा कफ की प्रधानता ज्यादा हो जाती है, वो कैसे हो जाते हैं? निष्क्रिय, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण अब आपको याद रहेगा, कोई पूछ ले तो कितने प्रकार का था? इसमें से क्वेश्चन ज्यादातर ये आता है, ये जो 4 प्रकार हैं इनमें से आ जाएंगे। ये प्रकार काला पित्त वाला किससे दिया? हिप्पोक्रेटस ने, ऐसे आएंगे, ठीक है। उसके बाद स्प्रेंगर साहब ने वर्गीकरण किया, 6 प्रकार बताए। कौन कौन से 6 प्रकार बताए? पहला बताया सैद्धांतिक, दूसरा बताया आर्थिक, तीसरा बताया इन्होंने सामाजिक आधार को लिया था। ये वर्गीकरण किस पे कर रहे थे? जो शरीर के अंदर जो होता है ना उस पे। ये किस पे कर रहे थे? जो शरीर के बाहर होता है, जो व्यवहार में प्रदर्शित होता है, ठीक है। राजनीतिक चौथा, सामाजिक पांचवा, धार्मिक छठवां, कलात्मक या सौंदर्यात्मक, सौंदर्यात्मक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो सैद्धांतिक में इन्होंने बताया कौन कौन होते हैं। एक तो पत्रकार, एक लेखक, एक दार्शनिक। जो पत्रकार होते हैं और जो लेखक होते हैं और जो दार्शनिक होते हैं, वो थोड़ा सा एकांत से में रहना पसंद करते हैं ना, खुद के विचारों पे काम ज्यादा करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं ना। तो कैसे हो गए? सिद्धांतवादी। वो सिद्धांतवादी से लगते हैं देखने में, इनका बहुत बड़ा सिद्धांत है, होते हैं, समझ जाएंगे आप। उसके बाद आर्थिक में क्या आता है? दुकानदार और व्यापारी। व्यापारी का व्यवहार कैसा होता है? अर्थ के प्रति बहुत ज्यादा होता है, और चीजों से उसको इतना मतलब नहीं होता जितना अर्थ से, धन से। अर्थ का मतलब धन है यहाँ, है ना। ये हो गए। उसके बाद राजनीतिक कौन होते हैं? नेता मंत्री होते हैं। उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, उनको केवल राजनीति से मतलब होता है सबसे ज्यादा।
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, देखो आप ये मत समझना जो लेखक है वो सैद्धांतिक ही होगा, लेखक आर्थिक या राजनीतिक या सामाजिक या धार्मिक या कलात्मक नहीं होगा, इनमें से भी कोई सा हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से जो बांटते हैं तो ऐसे ही बांटते हैं, समझ गए। उसके बाद राजनीतिक में आप समझ गए नेता और मंत्री को ले सकते हैं। सामाजिक में शिक्षक आता है, सामाजिक का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, शिक्षक। समाज का विकास ही वही करता है, समाज पे सबसे ज्यादा फोकस्ड कौन होता है, टीचर। उसके बाद धार्मिक, धार्मिक में संत महात्माओं को ले सकते हैं आप, कि कोई शिक्षक भी धार्मिक हो सकता है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद कलात्मक या सौंदर्यात्मक में कलाकार आएंगे और अभिनेता अभिनेत्री, जो कलाकारी पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। कोई पेंटर है बहुत अच्छी पेंटिंग करता है तो वो कलाकार है, ठीक है, सौंदर्यात्मक है वो, समझ गए। स्प्रेंगर ने कितने भागों में बांटा, 6 प्रकार बताए ना, याद रहेंगे, रखना। इसमें से क्वेश्चन सीधा सीधा ये आता है, ये कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है ना, या तो ये आएगा ये आएगा, स्प्रेंगर ने कितने भागों में बांटा था। उसके बाद क्रेसमर का, क्रेसमर ने एक बुक लिखी थी फिजिक एंड कैरेक्टर 1925 में। कौन सी बुक लिखी थी, फिजिक एंड कैरेक्टर। फिजिक का मतलब क्या होता है, शारीरिक बनावट, बिल्कुल। फिजिक एंड कैरेक्टर किताब लिखी थी। इस किताब में इन्होंने 4 प्रकार बताए व्यक्तित्व के। कौन कौन से, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। ये कैसे कैसे, एस्थेनिक जो लंबे होते हैं और पतले होते हैं, जो लंबे होते हैं और जो पतले होते हैं, जो आदमी जो व्यक्ति, उनको इन्होंने कौन सी कैटेगरी में रखा, एस्थेनिक में, एस्थेनिक में, ठीक है, याद रखना, ये याद रखने की चीज ज्यादा, समझाने की कम है इसमें। उसके बाद एथलेटिक में शक्तिशाली और खिलाड़ी, एथलेटिक्स गेम्स कोई तो बोलते हैं ना, तो खिलाड़ी और शक्तिशाली आदमी है जो किस में आएंगे, एथलेटिक्स में। पिकनिक, पिकनिक में कौन आते हैं, जो गोल मटोल होते हैं, मोटे ताजे, खाना पीना सोना आनंद से रहना, ये बहुत ज्यादा सामाजिक होते हैं, अंतर्मुखी स्वभाव होता है इनका। और जो लंबे और पतले होते हैं ना, उनका अंतर्मुखी होता है, सॉरी, और इनका गोल मटोल वालों का होता है बहिर्मुखी स्वभाव, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लास्टिक, इसमें क्या होता है, डिस्प्लास्टिक में मिश्रित, कोई लंबा भी है, थोड़ा शक्तिशाली भी है, और थोड़ा वो मोटे मतलब गोल मटोल भी है, या मिक्स, या 2 का मिक्स, या 3 का, किसी का जो मिश्रण है जिसमें 2-3 एक सी चीजें दिखती हैं, ठीक है ना, वो हो गए मिश्रित। 4 प्रकार बताए क्रेसमर ने। फिजिक एंड कैरेक्टर बुक थी, कौन कौन से, एस्थेनिक, एथलेटिक्स और पिकनिक और डिस्प्लास्टिक, याद रहेंगे, कोई समस्या। उसके बाद शेल्डन ने क्या किया था, 400 आदमी का, कितने का, 400 आदमी का न्यूड फोटो सेशन किया था। न्यूड समझ रहे हो, नंगा, हाँ, 400 आदमियों का नंगा करके उनका फोटो सेशन किया था। वो कैसे कैसे, 200 तो थे उनमें अपराधी और 200 थे कॉलेज स्टूडेंट्स, उनकी सहमति से किया होगा ऑफिशियली यार, हाँ। तो उन्होंने उस फोटो सेशन में, इसकी बहुत आलोचना हुई बाद में, क्योंकि इन सबकी आलोचना होगी जो शरीर के आधार पे बता रहे हैं, इनकी आलोचना ही होगी। हालांकि ये अपने जगह पे सही है, लेकिन एक शरीर से देख के व्यक्तित्व का इतना अच्छे से अंदाज नहीं लगा सकते जितना व्यवहार से लगाया जा सकता है ना। तो इन्होंने जो ये 400 का न्यूड फोटो सेशन किया था, तो इसमें बताया था 3 प्रकार निकाल के बताए थे इसमें। एंडोमार्फिक, नाम याद रखने जरूर है ना, शेल्डन ने दिए एंडोमार्फिक, मेजोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। एंडो, मेजो और एक्टो, एंडो मेजो एक्टो, मार्फिक पीछे लगा देना, एंडो, मेजो और एक्टो, ठीक है। एंडोमार्फिक गोलाकार या अंडाकार, ये वही हो गए ना जो पिकनिक हैं, ये जो गोल मटोल हैं जो पिकनिक हैं, इनको इन्होंने क्या नाम दे दिया, एंडोमार्फिक,
उसके बाद आयताकार, आयताकार शक्तिशाली और एथलेटिक्स जो खिलाड़ी श्रेणी के थे इनको इन्होंने बता दिया आयताकार। और एक्टोमार्फिक जो लंबाकार थे, जो लंबे और पतले थे, स्थैनिक थे, उनको क्या नाम दे दिया इन्होंने? एक्टोमार्फिक। ये ऐसे याद होंगे, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक, ये लिख लिया एक साइड में। उसके बाद ये लंबे पतले जो इनकी विशेषताएं ये लिख ली, ऊपर नाम लिख लिया क्रेसमर का। अब इसी के साइड में यहां पे लिख लिया इनके नाम, एंडोमार्फिक, मेजोमार्फिक और एक्टोमार्फिक, उनके ऊपर नाम लिख लिया सेल्डन साहब का। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा जो एस्थेनिक है वही ये है, क्या नाम है, एक्टोमार्फिक, और जो एथलेटिक है वही है मेजोमार्फिक, और जो पिकनिक है वही है एंडोमार्फिक। ठीक है, कोई समस्या? ऐसे ही लिखना है इनको, है ना। उसके बाद कार्ल युंग, इन्होंने मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आधार पर वर्गीकरण किया। इनका जो वर्गीकरण था वो बेस्ट माना गया था। उनके वर्गीकरण की क्या हुई थी? आलोचना। इनका वर्गीकरण कैसा माना गया? बेस्ट। बेस्ट कैसे कैसे? एक सेकंड। हाँ जी, हाँ, कार्ल युंग का पढ़ रहे थे ना हम। कार्ल युंग का जो वर्गीकरण था वो कैसा था? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों आधार पे था, साइकोलॉजिकल और सोशियल आधार था इसमें। इसको क्या माना गया? बेस्ट। ये कब और कैसे आया? इनकी एक बुक आई थी साइकोलॉजिकल टाइप्स, ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रकार। ये बुक जो पब्लिश्ड हुई थी वो हुई थी 1921 में जर्मन भाषा में, लेकिन इसका ट्रांसलेशन कब किया गया इंग्लिश में? 1923 में। इसमें इन्होंने दो प्रकार बताए व्यक्तित्व के। कितने बताए? दो। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। कौन कौन से प्रकार बताए इन्होंने? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जी। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंग्लिश में लिखने की जरूरत है? नहीं है, पहले ही मना कर दिया। हाँ, इसमें एक याद रखने वाली बात ये भी है, इसमें अंतर्मुखी बहिर्मुखी तो आपने खूब सुना है, खूब सुना है। आपने एक और सुना होगा उभयमुखी, सुना है? मायर और ब्रिग्स ने, मायर और ब्रिग्स, मायर और ब्रिग्स, ये दो मनोवैज्ञानिक थी। ये कौन थी? मदर। तो ये कौन थी? डॉटर। चलो लिख लेना स्पेलिंग आप। मदर और डॉटर, ये कौन थी? मदर और डॉटर। इन्होंने दिया था तीसरा, इन्हीं के वर्गीकरण को देखते हुए, उसमें संशोधन करते हुए। लेकिन कार्ल युंग का अगर वर्गीकरण पूछा जाए तो इन्होंने कितने बताए? दो टाइप। इन्होंने तीसरा जोड़ दिया उसमें, उभयमुखी, जो कभी तो होते हैं अंतर्मुखी, कभी होते हैं बहिर्मुखी। अब अंतर्मुखी कौन होते हैं और बहिर्मुखी कौन होते हैं, ये जानने की आपको जरूरत है या नहीं है? है। अंतर्मुखी वो होते हैं जो एकांतवासी होते हैं, जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, जो किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते, जो आत्म स्वलीनता का जो वो बताया था ना मैंने गुण, जो स्वलीन होते हैं, जो खुद में लीन होते हैं, जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो कैसे होते हैं? अंतर्मुखी, जो कम बोलते हैं बहुत ज्यादा। और बहिर्मुखी कौन होते हैं? जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा सामाजिक होते हैं, सभी को हंसाते और हंसते रहते हैं, वो कौन से होते हैं? बहिर्मुखी। उभयमुखी कौन होते हैं? जो दोनों का मिक्सअप होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत कार्ल युंग वाले में?
जी यही आएगा। कार्ल युंग ने कितने दिए? 2। मायर और ब्रिग्स ये 2 महिलाएं थी, महिला मनोवैज्ञानिक थी। ये थी माताजी और ये थी इनकी बेटी। माता बेटी लिख दूंगा मैं अगर स्पेलिंग के बारे में चर्चा करेंगे तो। माता और बेटी थी ना ये, इन्होंने कौन सा बताया? उभयमुखी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इंग्लिश का मास्टर नहीं हूं मैं, किस विषय का मास्टर तो मैं इसका भी नहीं हूँ, स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मैं किस विषय को आपको बता रहा हूं? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से रिलेटेड कोई क्योरी होगी तो मैं बताऊंगा, इंग्लिश से रिलेटेड होगी तो इंग्लिश वाले सर से बात करना, ठीक है? समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, छोड़ो। उसके बाद विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने 2 बताए, टफ और टेंडर। विलियम जेम्स ने कितने प्रकार बताए? टफ और टेंडर। टफ और टेंडर, जो दुष्ट हृदय वाले थे उनको बताया टफ। कौन से थे? दुष्ट हृदय। दुष्ट हृदय आप जानते हो, जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव, बहुत ज्यादा किसी की पीड़ा को ना समझने वाले, असंवेदनशील होते हैं, वो कौन होते हैं? दुष्ट हृदय। और जो संवेदनशील, सहृदय, बहुत अच्छे दिल के, नेक दिल आदमी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टेंडर या सहृदय। विलियम जेम्स को जान रहे हो आप? अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक जी, ठीक है, याद रखना इनको। अरे एक खड़ा होके उसको फैन को चला देना। चला चला। बस बस, आ गए समझ में? उसके बाद शील गुण उपागम आ गया। वो पहला वाला कौन सा था? प्रकार उपागम या टाइप्स अप्रोच। ये कौन सा है? शील गुण ट्रेट्स अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या है? इसके जनक हैं आलपोर्ट साहब। आलपोर्ट साहब है इसके जनक। इन्होंने शील गुणों की कुल संख्या कितनी बताई? 17,953। जी हाँ, कितने थे शील गुण? 17,953। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन वैसे नहीं आता, बाई चांस आ जाए तो, ठीक है। उसके बाद आलपोर्ट साहब ने शील गुणों को 3 भागों में बांटा। इन्होंने क्या किया? 17,953 जो शील गुण थे, इनको कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। ये बांट दिया साहब 3 भागों में। पहले वाले भाग में क्या किया? गॉड शील गुणों को रखा। गॉड लिखा हुआ है ना, देख लेते हैं। गॉड। दूसरे वाले में प्रमुख या प्राइमरी, गॉड सेकेंडरी भी हो सकते हैं ना। और तीसरा वाला क्या था? कार्डिनल। कार्डिनल 3 भागों में बांट दिया। इन्होंने बताया जो कार्डिनल जो शील गुण है वो 1 या 2 होते हैं। जैसे महात्मा गांधी का कार्डिनल शील गुण अभी आपने बताया था ना, शील गुण अहिंसा, तो वो एक ही था जो मेन जो शील गुण था, मुख्य होते हैं जो प्रमुख, वो प्रमुख अलग है, लेकिन कार्डिनल 1-2 ही होते हैं जो उदाहरण दिया जाता है, जिसका उस आदमी का कोई ऐसा गुण जिसका एक गुण जिसका उदाहरण भी बन जाए, ठीक है ना। 1-2 होते हैं ये, 1 या 2। उसके बाद 5 से 10 होते हैं प्रमुख। अब 5 से 10 और 1, 2 ये 6, 7 ये 10 हो गए, टोटल 11 हो गए, 12 हो गए, ये मान लो 10, 11, 12 जितने भी हुए ये मान लो। अब बाकी के बचे हुए शील गुण कौन से हैं? गॉड, ठीक है, समझ में आ गया? कैसे कैसे हैं अब ये मैं अभी बताता हूं आपको। पहला वाला बताया गॉड शील गुण, संख्या असीमित है। असीमित ही है संख्या, 1, 2 और 10, 5 से तो असीमित ही है ना। उसके बाद ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। किसी के व्यक्तित्व का अगर हम निर्धारण कर रहे हैं तो कौन सा गुण, शील गुण ऐसा है जिससे हम निर्धारित कर सकते हैं ये व्यक्ति कैसा है, कौन सा ऐसा है जिससे हम निर्धारित नहीं कर सकते, इसके बारे में है ये, है ना। तो जो ये होते हैं ना गॉड शील गुण, इनसे हम निर्धारित नहीं कर सकते व्यक्तित्व को कि ऐसा है या ऐसा है, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? उदाहरण के तौर पे लिए हैं खान पान, कोई क्या खाता है क्या नहीं खाता। अगर कोई मांसाहारी है और आप सभी शाकाहारी हैं तो उसके इस शील गुण से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते ये अच्छा है या बुरा है, या इसका कौन से प्रकार का व्यक्तित्व है, क्योंकि खाना एक गॉड शील गुण है, ठीक है। उसके बाद वेशभूषा,
किसी के पहनावे से किसी को जज नहीं करना चाहिए, ये बात आपने सुनी है, ये इसीलिए आई है ये बात। किसी के पहनावे से उसके व्यक्तित्व का हम कैसे भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसका कैसा व्यक्तित्व है, ठीक है। उसके बाद बालों का स्टाइल, ये मेरा फेवरेट है, समझ गए क्यों है मेरा फेवरेट? हाँ, लंबे बालों वाले सभी गुंडे नहीं होते, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हो सकते हैं ना, बिल्कुल। अभी आपके लंबे बाल हैं, मैंने आपको गंदा बोला? नहीं बोला ना, क्यों? क्योंकि बालों से हम पहचान नहीं कर सकते कौन सा अच्छा है, व्यक्तित्व तेरा अच्छा है या बुरा है, ये डिसाइड बालों से नहीं होता, ये आपके काम से होता है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते, ठीक है। उसके बाद पसंद नापसंद, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, इससे कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। इसलिए ये गॉड हैं, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आज के बाद किसी को कोई क्या खा रहा है, क्या पी रहा है ना, और क्या पहन रहा है, कैसे बाल रख रहा है, क्या उसको पसंद है क्या नहीं है, इससे आज के बाद किसी को देखो तो कभी भी ये डिसाइड मत करना ये अच्छा है या बुरा है, ठीक है ना। क्योंकि अब आप मनोविज्ञान पढ़ चुके हो, अब आपको जो शील गुण इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करे उन्हीं शील गुणों से डिसाइड करना है, ठीक है। अच्छा साहब, उसके बाद आ जाते प्रमुख, ये सेकेंडरी हो गए है ना, SECONDRY सेकेंडरी हो गए। उसके बाद ये हो गए प्राइमरी है ना, प्रमुख शील गुण, ये महत्वपूर्ण होते हैं बहुत ज्यादा, किसी का व्यक्तित्व निर्धारित करने के लिए जो महत्वपूर्ण होते हैं वो कौन से हैं? प्रमुख शील गुण या प्राइमरी शील गुण, ठीक है। प्राइमरी में कौन कितने आते हैं? 5 से 10 तक आते हैं, 5, 6, 7। ये जो मॉरल होते हैं ना, मॉरल सब सुना है ना आपने? आपने नहीं सुना मॉरल? नैतिक नहीं सुना आपने? नैतिक कोई मॉरल बोल रहा हूं तुम्हें? हाँ, तो ये जो मॉरल होते हैं ये होते हैं प्रमुख शील गुण, इनसे हम डिसाइड कर सकते हैं कौन कैसा है। कैसे कैसे? किसी का अनुशासन कैसा है, कौन सी जगह कैसा बिहेवियर कर रहा है, इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कैसा व्यक्तित्व है। उसके बाद ईमानदार है या नहीं है, इससे डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद दयालु है या नहीं है, ऐसे इस टाइप के जो गुण होते हैं उनसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कैसा है, किसका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। ये दूसरा प्रकार है प्रमुख शील गुण। पहला कौन सा था? गॉड। किसने विभाजन किया? आलपोर्ट साहब ने, याद रखना इनको। उसके बाद कार्डिनल शील गुण, कार्डिनल होते हैं 1 या 2। गांधी जी का उदाहरण है ये, गांधी जी का अहिंसा। अब कोई दिक्कत इनमें? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई हो तो बताओ। नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। शील गुणों के आधार पर पढ़ लिया, अभी पढ़ते हैं इससे आगे कुछ और। बोर्ड का कलर सही है, यही रहने दो, यही रहने दो सर, कोई दिक्कत नहीं, सही। अब व्यक्तित्व का क्या क्या पढ़ लिया हमने? टाइप्स, अप्रोच, और दूसरा कौन सा है? शील गुण उपागम, शील गुण वाला अप्रोच पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिश्रित उपागम। कौन सा वाला? मिश्रित उपागम। एक चीज रह गई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो शील गुणों वाले में, हाँ, ये नाम आप दिलो दिमाग में बसा लेना, है ना। इन्होंने 16 PF प्रश्नावली, सीधा याद कर लेना इसको, सीधा सीधा आएगा, ठीक है ना। कैटल ने क्या दी? 16 PF प्रश्नावली। इन्होंने क्या किया, जो शील गुण थे उनमें जो, जैसे उन्होंने जो वर्गीकरण किया था आलपोर्ट साहब ने, उस वर्गीकरण से और थोड़ा आगे जाके इन्होंने उनमें से 16 ऐसे शील गुण लिए जो
जिनसे हम पूरा निर्धारित कर सकते हैं। उन 16 शील गुणों की एक प्रश्नावली बना ली। आप किसी से 16 प्रश्न करो, उससे आपको पता चल जाएगा उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो 16 पीएफ किसने दी? कैटल ने। किसने दी? कैटल ने। और आइजेंक नाम सुना है आपने? उन्होंने दी थी 32 पीएफ। ये दोनों याद रख लेना। 32 पीएफ किसने दी थी? आइजेंक ने। याद रहेंगे दोनों, ये इंपॉर्टेंट है। छपता है और छपेगा, याद रखना, ये जरूर छपेगा। ठीक है ना? उसके बाद हम मिश्रित उपागम पढ़ेंगे, है ना? हाँ, इसमें मिश्रित उपागम में क्या था? एक सेकंड पहले इसको ये ले लिया। अब पढ़ रहे हैं मिश्रित उपागम। उपागम मिश्रित उपागम पढ़ रहे हैं ना? इसमें महत्वपूर्ण था आइजेंक व हेंस। ये दो थे, इन्होंने मिश्रित उपागम के बारे में बताया था। मिश्रित उपागम के बारे में क्या कैसे बताया था? इन्होंने बताया था आनुवांशिकता और परिवेश पे निर्भर करते हैं। ये किस चीज पे निर्भर, किस पे कर रहे हैं ये? इन्होंने क्या बताया? आनुवांशिकता अब ये समझाने की जरूरत रह गई क्या? आनुवांशिकता नहीं समझते आप? आनुवांशिकता और परिवेश या एनवायरनमेंट या वातावरण, है ना? परिवेश या वातावरण, ही वातावरण है ना? ये इन पे डिपेंडेंट है। पहली बात, तो आइजेंक और हेंस, ये दोनों नाम याद रखना, ठीक है? इन्होंने बताया परिवेश पे और वातावरण पे, आनुवांशिकता और परिवेश पे डिपेंडेंट है। उसके बाद इन्होंने, इनकी जो अप्रोच थी वो थी डायमेंशनल, विमीय अप्रोच, विमीय उपागम। इन्होंने 3 विमाएं बताई, बहिर्मुखता, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। हाँ, विमाएं। इनकी कौन सी थी अप्रोच थी जो उपागम? विमीय उपागम। मिश्रित में ही है ना? विमीय उपागम। विमीय उपागम में पहला क्या था? मिक्स आ गया ना अब इसमें, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। बहिर्मुखता, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता हो गई सबसे पहली। दूसरी थी तंत्रिका तापिता पे आधारित थी। हाँ, तंत्रिका तापिता मतलब न्यूरो सिस्टम पे, है ना? न्यूरो सिस्टम पे कैसे थी? संवेगिता, हाँ, संवेगिता पर आधारित। और तीसरी थी मनस्तापिता और सामाजिकता। संवेगिता और तीसरी थी मनस्तापिता। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, है ना? 2 लिख लेना आपने, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, संवेगिता, और तीसरी है यहां लिख देता हूं, है ना, मनस्तापिता और सामाजिकता। ठीक है? ये कैसे कैसे है साहब? इन्होंने बताया कि 3 विमाओं पर आधारित होता है मुख्य रूप से जो व्यक्तित्व है। एक तो या वो अंतर्मुखी होगा या बहिर्मुखी होगा, सामाजिक है या वो स्वलीन है, और उसके संवेगों पे कंट्रोल है या नहीं है।
संवेगिता और स्ववेगिता, स्टेबल, न्यूरोस्टिक और स्टेबल, ठीक है, इसका है न्यूरोस्टिक व स्टेबल, है ना। ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। अब जो ये मैंने ये दो बात मापन में बताई थी, आपको याद हो तो, सेल्फ रिपोर्ट और प्रक्षेपी, इसमें केवल आपको नाम याद रखने हैं। केवल क्या याद रखना है? नाम। सेल्फ रिपोर्ट में इसमें क्या नाम याद रखना है आपको? केवल नाम। सेल्फ रिपोर्ट, सेल्फ रिपोर्ट अप्रोच आ गई। इसमें क्या है? केवल नाम याद रखना है आपको, MMPI। क्या आपने नाम सुना है? कभी नहीं सुना? हाथावे ने दी थी, हाथावे नाम सुना है? नहीं सुना? MMPI मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व आविष्कारिका, मिनेसोटा बहुपक्षीय, मिनेसोटा बहुपक्षीय मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व आविष्कारिका, व्यक्तित्व आविष्कारिका। ये क्या थी? ये थी व्यक्तित्व का मापन करने के लिए, व्यक्तित्व कौन सा है कौन सा नहीं है, उसके लिए एक आविष्कारिका बनाई गई थी, जिसमें व्यक्ति खुद की रिपोर्ट खुद देगा, अपने मन, जो उसके मन में, वो गलत भी दे सकता है बिल्कुल, हाँ, जो इसके मन में रिपोर्ट, जैसे कोई क्वेश्चन है आविष्कारिका में, जैसे मान के चलो 100 क्वेश्चन है, उनमें पूछा गया है क्या आप दयालु हैं, हाँ या ना, हाँ पे टिक करेगा, ना पे करेगा, ऐसे, तो ऐसे करके आविष्कारिका बनाई गई थी। हाँ, इसमें यही खतरा था, इसलिए ये बहुत अच्छी नहीं मानी गई। लेकिन सेल्फ रिपोर्ट में MMPI क्वेश्चन ये आता है, व्यक्तित्व आविष्कारिका है, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की आविष्कारिका है या नहीं है, तो ये याद रख लेना, ये है, और बाकी कोई इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? उतना अच्छा समझ नहीं आ रहा? अरे यार, इसमें केवल ये याद रखने वाली बात है, इसमें कुछ समझाने को है ही नहीं। अरे ये इसमें बहुत है लिखाने को, तो पर लिखने में क्या है, जो क्वेश्चन पेपर में आएगा उसके लिए पढ़ो ना यार, है क्या नहीं। अब प्रक्षेपी उपागम के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद है प्रक्षेपी उपागम। प्रक्षेपी उपागम क्या है? उसमें वो स्वयं बता रहा था, इसमें प्रक्षेपित करेगा किसी और चीज पे। जैसे आप कोई मूवी वगैरह देखते हो, पर्दे पे देखते हो ना, तो एक प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर क्या करता है, उस सीन जो उसमें चल रहा है उसको किसी दूसरी दीवार पे प्रक्षेपित कर देगा ना। सेम इसी प्रकार इसमें होता है प्रक्षेपी उपागम में, जो भी उसके मन की बातें हैं उनको प्रक्षेपित करवाया जाता है। इसकी सबसे जो बेहतरीन जो उदाहरण जो आता है वो है IBT, इंक ब्लड टेस्ट, इंक ब्लड टेस्ट, IBLI है ना, इंक ब्लड टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण। इसमें क्या है? स्याही धब्बा परीक्षण। ये किसने दिया? हरमन रोरसा।
ठीक है, ये सीधा सीधा याद रख लेंगे आप। इसमें क्या होता है ये बताना जरूरी है। चलो भैया ये भी समझ लो इसमें क्या होता है, वैसे इतना जरूरी नहीं, सीधा नाम याद रखने की बात है। इसमें 10 कार्ड होते हैं, है ना। उन 10 कार्डों पे आकृतियां बनी होती हैं, उन अस्पष्ट होती हैं वो आकृतियां। उन अस्पष्ट आकृतियों से फिर उसमें से ये पूछा जाता है कि भाई प्रतिक्रिया ली जाती है कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। जो जैसा बताता है उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन कर देते हैं। ये हाँ ये याद रख लेना, इसमें कितने कार्ड होते हैं, कार्ड होते हैं 10 में 10 कार्ड होते हैं। IBT होता है जो इसमें इंक स्याही धब्बा परीक्षण 10 कार्ड है, 10 कार्डों में स्याही के निशान लगे हुए हैं, ठीक है। उन कार्डों को दिखाया जाता है और उनसे पूछा जाता है आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। भाई कोई भी संरचना देख के कोई चित्र बनता है ना आदमी के, तो वो बताएगा इसमें ये दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे वो बताता जाएगा उन कार्डों में, वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर देंगे। नाम याद रखने की चीज है, नाम आपको याद होना चाहिए। IBT इंक ब्लॉट टेस्ट स्याही धब्बा परीक्षण किससे दिया, हरमन रोडसा 1921 में दिया था, ठीक है। ये याद रहेगा, कोई दिक्कत? हाँ हाँ। उसके बाद TAT, उसके बाद है TAT थेनेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। क्या है? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जी। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसका क्या नाम है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें कहानी सुनाई जाती है और कहानी के बाद बोला जाता है कोई चित्र बनाओ। तो जो कहानी सुनी है उसके आधार पर कोई कैसा भी चित्र बनाएगा। हाँ, कहानी किसके माध्यम से सुनाई जाती है? कार्ड्स के माध्यम से बताई जाती है। कार्ड कितने होते हैं इसमें? टोटल 30 कार्ड कितने होते हैं इसमें? 30, ठीक है। हाँ, हेनरी व मुर्रे ने दिया था ये, हेनरी व मुर्रे ने दिया था, ठीक है। देख लो इसको। लिख लिया? उसके बाद अगला लिखो, तीसरा CAT चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, बालक अभिबोधन परीक्षण। चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, बालक अभिबोधन टेस्ट। इसमें भी 10 कार्ड होते हैं। कार्ड कितने होते हैं? 10। इसमें क्या है, जानवरों के 10 चित्र होते हैं उन कार्डों पे। उनको दिखाया जाता है, फिर उनसे कहानी लिखवाई जाती है, कहानी पूछी जाती है, क्या समझ में आया आपके इनको देख के। उससे व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। आपको केवल नाम याद रखने, मैं फिर बता रहा हूं, आपको क्या याद रखना है? केवल नाम। उसके बाद एक होता है कहानी पूर्ति विधि जी, वाक्य पूर्ति विधि। बस। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है DAP ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट। कहानी पूर्ति याद रख लो ना, DAP ड्रॉ ए मैन। ड्रॉ ए पर्सन, ड्रॉ ए मैन।
इसमें क्या होता है, एक चित्र बनवाया जाता है, एक आदमी का चित्र बनवाया जाता है। ठीक है, क्या आप आदमी का चित्र बनाइए। हाँ हाँ, वो बेलोक ने दी थी पहली वाली। हाँ लिख लो यार, आप लिख लो। बेलोक ने दी थी, बिल्कुल। और ये फ्लोरेंस ने दी थी। ये किसे दी थी? लियोपोल्ड बेलोक। ये याद रखने ना आप खाली, बेलोक ने दी थी। हाँ बेलोक ने दी थी। और दूसरी वाली किसे दी है? जी हाँ, फ्लोरेंस। ये किसे दी है? फ्लोरेंस ने। यहां तक कोई दिक्कत? ये नाम याद रह जाएंगे, 4 नाम है टोटल। ये 4 नाम याद रह जाएंगे तो आपकी पार पड़ जाएगी जी। उसके बाद इसकी कुछ विधियां हैं। व्यक्तित्व जो है, इसकी कुछ विधियां हैं इसके मापन की। हाँ हाँ, व्यक्तित्व अब हो गया पूरा। अब व्यक्तित्व के मापन की कुछ विधियां हैं, इनको आप देख लो कौन कौन सी हैं। पहली है आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ या सब्जेक्टिव। पहली क्या है? सब्जेक्टिव, बिल्कुल। पहली क्या है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है? जो व्यक्ति पे आधारित होती है। कैसे, मैं बताऊं, 1 मिनट। जैसे आपने कोई पेपर दिया, ठीक है, वो है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव समझ रहे हो? जो भी आदमी उस कॉपी को आपकी को जांच करेगा, वो अपने हिसाब से उत्तर देख के, और वो सही है गलत है उस हिसाब से नंबर देगा। और एक आपने पेपर दिया ऑब्जेक्टिव, 4 ऑप्शन वाला, जिसमें एक ही सही है, उसको कोई भी जांच कर ले सेम नंबर आएंगे। तो वो किसके ऊपर निर्भर है? वो ऊपर निर्भर है वस्तु के। भाई आप किसी जांचकर्ता के ऊपर निर्भर नहीं है ना, जो वस्तुनिष्ठ है वो वस्तु के ऊपर निर्भर है, और सब्जेक्टिव है जो आत्मनिष्ठ है, उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है जो जांच करता है ना। हाँ बिल्कुल, एक हो गई सब्जेक्टिव, इसको व्यक्तिनिष्ठ लिख सकते हैं आप, है ना, व्यक्तिनिष्ठ। विधियां हैं ये, विधियां, व्यक्तित्व मापन की विधियां, है ना। दूसरी क्या है? ऑब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ। पहली वाली किसके ऊपर निर्भर कर रही है? व्यक्ति के ऊपर। दूसरी वाली वस्तु के ऊपर, विषय वस्तु के ऊपर। जो ये वस्तुनिष्ठ विधि है, ये दी थी हॉट्सॉन ने, इसको आप याद रख लेना। और जो पहली वाली है वो किसने दी थी? व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ विधि तो बहुत दिन पहले आ गई थी भाई। हाँ, उसके अंदर कई आती हैं। अरे इतना डीपली नहीं पूछा जाता भाई, नहीं पूछा जाता इतनी डीप ना। आप तो यही याद रख लेना, ये किसे दी थी? हॉट्सॉन ने। इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा व्यक्तित्व में, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, नो टेंशन रह के इसको याद कर लेना जो लिखा है, बस थोड़ा सा है ना, बस इसका पता होना चाहिए। और कोई समस्या? ठीक है, ठीक है, तो नमस्कार।